हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कैरी सेंटर। तो चलिए सुनते हैं आज कहानी दृष्टा पार्ट 4, लास्ट पार्ट। दृष्टा का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। वो सोच सोच कर हलकान हुई जा रही थी कि पता नहीं वो रहस्यमयी बुढ़िया अब और क्या नया खुलासा करने वाली है। एक ऐसा खुलासा जो मुझे हिला कर रख देगा। बुढ़िया ने कहा, वर्मा इंडस्ट्रीज़ के मालिक रंजीत वर्मा के मरने के बाद उनके इकलौते बेटे कंपनी के भागदौड़ संभाली और थोड़े ही समय में कंपनी को और भी ज़्यादा तरक्की के रास्ते पर पहुंचा दिया। और यह बात भला मुझे कहाँ से अच्छी लगने वाली थी, क्योंकि मैं उस कंपनी की बर्बादी चाहती थी जिसने मेरी खुशियाँ छीन ली। उसी वर्मा इंडस्ट्रीज़ के मालिक रंजीत वर्मा के बेटे का नाम है मयूर वर्मा। क्या? बुरी तरह चौंक पड़ी तृप्ति। ये राज जानकर हैरानी और अविश्वास के कारण उसका मुंह खुला रह गया। सचमुच इस खुलासे ने उसे हिलाकर रख दिया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका मयूर रंजीत वर्मा का बेटा भी हो सकता है। एकाएक उसके सामने आ चुके इस सच ने उसे बुरी तरह से विचलित करके रख दिया था। उसे अपना सिर घूमता हुआ सा प्राप्त हो रहा था। इससे पहले कि वह चक्कर खाकर गिर पड़ती, वह धम से सोफे पर गिर पड़ी। जब कुछ समय बाद उसका सामान्य हुई तो बिखरते हुए पूछा अपनी माँ से, जब तुम जानती थी कि मयूर तुम्हारे दुश्मन रंजीत वर्मा का बेटा है, तो फिर हम दोनों के बीच प्यार क्यों पनपने दिया और रिया को हम दोनों के बीच से क्यों हटाया? रहस्यमयी बुढ़िया ने तृप्ति के इस बात का कुछ यूँ जवाब दिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम और मयूर शादी कर लो। उसके बाद उसकी आधी दौलत हमारी होगी और उसकी मौत के बाद सारी। तृप्ति उसके घिनौने इरादे जानकर गुस्से से कांपने लगी। तुम मेरी माँ नहीं हो सकती, और मेरी ही क्या, तुम किसी की भी माँ नहीं हो सकती। यही यकीन नहीं आता कि कोई औरत इतना भी नीचे गिर सकती है। जब तुम अपने गुनाहगारों को सज़ा दे चुकी थी तो फिर उसकी औलाद को भी क्यों मारना चाहती हो? मयूर और रिया का क्या सिर्फ यही कसूर है कि वह दोनों तुम्हारे दुश्मन की औलाद हैं? दुश्मनी और काले जादू ने तुम्हें पागल कर दिया है। तुम में ज़रा भी दया नहीं बची। तुम एक निर्दयी और दुष्टा हो। तृप्ति के मुंह से निकलते इन कड़वे वचनों को सुनकर एक बात तो उसके चेहरे पर शिकन दिखाई दी, मगर जल्दी ही बुढ़िया ने खुद को संभाला और बेबाक लहजे में कहा, सही कहा तुमने, दृष्टा हुई हूँ मैं, क्योंकि इतनी सी थी तुम जब तुम्हारे सिर के बाप सा छाया चला गया था। मैंने तुम्हें पालने के लिए मेहनत मजदूरी की, लोगों के घरों में झूठे बर्तन मांजे, अनेक दुख और कुष्ठा से तुम्हें पाला बड़ा किया, पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया कि आज तुम दुनिया के साथ चल सको, और फिर एक दिन उसी बेटी के सुहाग को उजाड़ने की ख्वाहिश भी रखना। ये सब करने वाली औरत को दृष्टा नहीं तो क्या कहा जा सकता है? चीख भी रही थी तृप्ति, मगर फिर भी अच्छा ही हुआ जो तुमने खुद ही अपनी सच्चाई खोल दी। अब इससे पहले कि तुम रिया और मयूर को भी जान लो, मैं दुनिया और कानून के सामने चीख चीख कर तुम्हारी पोल खोल दूंगी। ज़रा भी नहीं डरी बुढ़िया और कहा, तो फिर देर किस बात की है, जाओ और बता दो ये सब। मगर एक बात याद रखना कि जब मयूर को पता चलेगा कि तुम जतिन चौहान की बेटी हो और मैंने ही उसके बाप रंजीत वर्मा की जान ली है, तो वह तुम पर थूकेगा, तुमसे नफ़रत करेगा, इतनी नफ़रत कि तुम कभी सह नहीं पाओगी। बुढ़िया की इस बात ने तृप्ति को निरतूर कर दिया था। वो अब इस उलझन में फंस चुकी थी कि मयूर को सब कुछ बताना है या नहीं। समय रात के 12 से ऊपर था। हर तरफ गहन अंधकार व्याप्त था। ऐसी भयानक काली रात में एक अनजान साया दिशा की तरफ बढ़ रहा था। उसे देखकर एक ऐसा लगता था जैसे वो किसी वसीभूत होकर चल रहा हो। और रिया ही थी जो थोड़ी देर ही चलते चलते आबादी से दूर जंगल तक जा चुकी थी, मगर उसकी दशा देखकर लग रहा था वो जैसे अपने होश में नहीं थी। सबसे डरावनी बात तो यह थी कि उसके पीछे पीछे एक ही बिखरे वाली डायन भी चल रही थी, जिसके लंबे दांत अंधेरे में भी चमक रहे थे। चलते चलते एक स्थान पर रिया को किसी वस्तु से ठोकर लगी और इसी के साथ जैसे वो नींद से जागी और खुद को एक वीरान जगह पर देखकर कांप उठी। डर से उसका रोया रोया खड़ा हो गया। वहाँ से वापस जाने के लिए जैसे ही वो पलटी, उसके मुंह से चीखें निकल पड़ी, क्योंकि उसके ठीक सामने एक डरावनी चुड़ैल खड़ी थी। रिया जैसे वह जड़ होकर रह गई, भय से आंखें फट पड़ी। ठीक उसी समय चुड़ैल के हाथ उसके गर्दन पर कस गए। नुकीले नाखून रिया के गर्दन में धंस गए। वह एक बार फिर से हलक
फाड़ कर चीखी। क्या हुआ बेटी? उसकी माँ रम्या ने उसे झंझोड़ते हुए कहा। और पसीने से लथपथ रिया अब बिस्तर पर बैठी थी। डर अभी भी उसके दिलो दिमाग में था। वो जान चुकी थी कि कुछ समय पहले जो कुछ चल रहा था वो महज एक सपना है। अब भी वह थर-थर काँप रही थी और फिर अपनी माँ के गले लगकर फूट-फूट कर रोने लगी। दीप्ति ने आखिर मयूर को सब कुछ बताने का फैसला कर ही लिया था। वो इस समय मयूर के सामने खड़ी थी और कह दिया था कि आज जो कुछ भी हो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। उसके बाद शायद तुम मुझे नफ़रत करने लगो और हम दोनों का प्यार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मयूर उसके मुंह से ये सब बातें सुनकर हैरान रह गया था कि आज क्या हुआ है दीप्ति को, वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। उसने उसके हाथों के थामते हुए कहा, जो भी कहना है साफ साफ कहो, और चाहे कैसा भी सच क्यों ना हो मैं कभी तुमसे अलग नहीं हो सकता। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनना दीप्ति का हौसला अफजाई था, इसलिए उसने साफ साफ बोल दिया कि वो उस जतिन चौहान की बेटी है जो कभी तुम्हारे कंपनी में नौकरी करते थे, और उनके साथ क्या क्या हुआ ये सब भी। लेकिन इस बात को उसने छुपा लिया कि कैसे उसकी माँ दर्शना ने काले जादू द्वारा मयूर के पिता और रिया के पापा की मृत्यु की थी। मयूर ये जानकर आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि वो जतिन चौहान की बेटी है, और फिर एकदम से उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। यह देखकर दीप्ति ने दुखी मन से कहा, मैंने पहले ही कहा था कि सच बोलने से हमारी राहें जुदा हो सकती है, मगर कोई बात नहीं, शायद यही हमारी किस्मत है। ये कहकर वो उदास मन से वहाँ से वापस चल पड़ी, मगर तभी मयूर ने उसका सामने आ गया और कहा, मैं तुमसे नाराज़ होकर मुंह नहीं फेरा था दीप्ति, बल्कि इसलिए फेरा था क्योंकि मैं खुद ही शर्मिंदा हो गया था, क्योंकि हमारी वजह से तुम्हारे पापा के साथ ये सब बुरा हुआ। कुछ समय बाद मेरे पापा को पता चला कि तुम्हारे पापा जतिन चौहान बेकसूर हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और तुम्हारे पापा उसके बाद पापा तुम लोगों को बहुत ढूंढा ताकि माफ़ी मांग सके और कुछ आर्थिक सहायता भी कर सके, मगर कुछ पता नहीं चला। उसके कुछ वर्षों बाद पापा भी नहीं रहे, इसलिए उनके स्थान पर मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। ये कहते हुए मयूर ने दीप्ति के सामने हाथ जोड़ दिए। दीप्ति ने उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, मैं जानती थी कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मगर आज जो तुमने मुझे टूट कर बिखरने से ही बचा लिया, आज एक बहुत बड़ा बोझ इस दिल से उतर गया। ये कहते हुए मयूर के सीने से लग गई दीप्ति। रिया की माँ रम्या को पक्का यकीन हो गया था कि उसकी बेटी के साथ जो कुछ घट रहा था वह ज़रूर कोई तंत्र मंत्र द्वारा ही किया गया है। इसलिए उसने अपने भाई को घर बुलाया जो किसी तांत्रिक को जानता था। तांत्रिक ने अपने तरीके से जांच करने के बाद घोषणा की कि ये सब काले जादू से हो रहा है। कोई है जो रिया की जान लेना चाहता है, मगर समय रहते कुछ किया नहीं गया तो उसने रम्या की गिड़गिड़ाने के बाद घर पर कुछ क्रिया की और अंत में एक काला धागा रिया के गले में बांध दिया और कहा, जब तक ये तुम्हारे साथ रहेगा तब तक कोई बुरी शक्ति तुम्हारा अहित नहीं कर सकती। मगर रिया और उसका परिवार जानता था कि ये कोई स्थायी समाधान नहीं है, इसलिए उनके चेहरों पर खौफ साफ साफ देखा जा रहा था। और उनके खौफज़दा होने की वजह भी सही थी, क्योंकि जब समय बुरा चल रहा हो तब हर उपाय भी प्रभावहीन हो जाता है। अगले दिन शाम को जब रिया बाथरूम से नहाकर बाहर निकली तब उसके गले से वो धागा नहीं था, लेकिन इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया। बहुत मिन्नतों के बाद दीप्ति की माँ ने यह कह दिया कि वह मयूर की जान नहीं लेगी, मगर दीप्ति को उन पर ज़रा भी एतबार नहीं था, मगर भरोसा करने के सिवा उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। इसलिए अब उसने मयूर से शादी करने का फ़ैसला कर लिया था। रिया का कमरा भीतर से बंद था और उसमें से रिया की दिल दहलाने वाली चीखें बाहर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे तड़पा तड़पा कर मार रहा हो। बाहर से उसकी माँ दरवाजे को बुरी तरह पीट रही थी और रिया पुकार रही थी, मगर दरवाज़ा मजबूती से बंद था। इसलिए पड़ोसियों की सहायता से दरवाज़ा तोड़ा गया, मगर जब भीतर का नज़ारा रम्या ने देखा तो वो दहल उठी। उसके सामने फर्श पर खून से लथपथ रिया पड़ी थी, जिसके नाक और कानों से भी इस समय खून बह रहा था। उसकी सांसें अभी चल रही थी, मगर लगता नहीं था कि वो ज़्यादा देर तक जिंदा रहेगी। रिया की माँ यह देखकर बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ समय बाद अस्पताल ले जाते समय रिया ने ही दम तोड़ दिया। मयूर
से शादी से ठीक 2 महीने बाद एक रात मयूर चीख मारकर बिस्तर से गिर पड़ा। उस दिन के बाद उसके साथ हर रोज़ डरावनी घटनाएं होने लगती थी। तृप्ति समझ गई थी कि यह सब उसकी माँ का ही किया धरा है और अब वो मयूर की जान लेना चाहती है। यह सब सोचकर वह डर से सिहर उठी और बड़बड़ाने लगी थी, नहीं, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ दिनों में ही मयूर की हालत पागलों सी हो गई थी। आंखों के चारों ओर काले धब्बे पड़ चुके थे। उसकी नज़रें डर के मारे इधर उधर घूमती रहती थी। तृप्ति यह देखकर रो पड़ती थी। वो कबाड़ भरा कमरा जिसमें रहस्यमय बुढ़िया की शैतानी शक्तियाँ छुपी हुई थी, आज उसी कमरे में से बुढ़िया के मुंह में से मंत्रों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसके पास ही एक डरावना शैतान भी बैठा था, जिसकी आंखों में दरिंदगी साफ टपक रही थी। उसके मुंह से ज़रा देर पर घुर्राहटें निकल रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुला था, जिसमें से मुद्दिम प्रकाश बाहर आता दिखाई दे रहा था। ज्यों-ज्यों मंत्राचरण तेज़ हो गए, कमरे में और भी बहुत सी अजीब तरह की आकृतियाँ तैरती से दिखाई देने लगी। वहाँ का माहौल बड़ा ही डरावना और रहस्यमय लग रहा था। उसके सामने तंत्र विधा का काम आने वाली तमाम चीज़ें मौजूद थी। उन्हीं में से एक चीज़ मयूर की फ़ोटो भी थी, जिसके सामने एक दीपक जल रहा था। बिखरे सफ़ेद बालों में इस समय बुढ़िया चुड़ैल लग रही थी। तभी उसने एक चाकू लेकर अपनी एक उंगली को चीर का खून निकाला और उसके छींटे मयूर की फ़ोटो पर छिड़क दिए और हंसी, हाँ, आज मेरा आखिरी दुश्मन भी समाप्त होगा। बस कुछ देर और उसके बाद इससे आगे के शब्द उसने जानबूझकर अधूरे छोड़ दिए। फिर उसने अपने एक हाथ से एक पुतला उठाया और उस पर चाकू के वार करने लगी। दूसरा हाथ हवा में लहराया। उसके बाद ज़ोर के साथ खच की आवाज़ सुनाई दी और साथ ही दिल दहलाने वाली चीखें भी, मगर यह चीखें थीं उस रहस्यमय बुढ़िया के सिवा और किसी की नहीं थी, क्योंकि उस पर किसी ने पीछे से त्रिशूल के वार किया था और एक ही वार में त्रिशूल उसके जिस्म से आर पार निकाल गया था। हैरत और पीड़ा से जब बुढ़िया ने पलट कर देखा तो उसके सामने तृप्ति खड़ी थी। चेहरा गुस्से से लाल था। वो चिल्ला रही थी, तेरे सामने गिड़गिड़ाई थी, मैं रोई थी, मगर तेरा पत्थर दिल नहीं पसीजा। उसके बाद भी तू मेरे पति को मारना चाहती थी। ले अब भुगत। तेरे साथ ही तेरी दृष्टा भी समा। कुछ समय बाद ही वह का दृश्य एकदम सा बदल गया था। बुढ़िया के खून से लथपथ लाश वहाँ पर पड़ी थी और उसके अंत के साथ ही सारी शैतानी शक्तियाँ भी वहाँ से गायब हो गई थी। गुस्से में आकर तृप्ति ने यह सब किया था, मगर अब वो घबराहट और डर से काँप रही थी। वो बुरी तरह से रो रही थी, मगर वो जल्दी ही उसने खुद को संभाला। उसके बाद उसने मयूर का फ़ोटो वहाँ से उठाया और जल्दी से वहाँ से निकल गई। कुछ दिन तक पुलिस की जांच चली। केस को तंत्र मंत्र और अंधविश्वास से जोड़कर देखा जा रहा था। पुलिस मान रही थी कि बुढ़िया टोना टोटका करती थी और उसके किसी दुश्मन ने उसकी जान ले ली। 1-2 बार तृप्ति से भी पूछताछ हुई, मगर मयूर के रुतबे और बड़े नाम की फ़ायदा तृप्ति को मिला। वैसे भी पुलिस के पास उस पर शक करने की कोई वजह नहीं थी। एक दिन वह अकेली बैठी रो रही थी, क्योंकि उसने अपनी ही माँ को जान से मार डाला था। फिर चाहे वह कितनी भी बुरी थी तो उसकी माँ। जब रोकर उसका जी कुछ हल्का हो गया, तब उसने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या करती माँ, तुम किसी को मारने के लिए दुष्टा बन गई और मुझे किसी को बचाने के लिए तुम्हें मारकर दुष्टा बनना पड़ा। उसी समय उसके पीछे एक साया सा उभर रहा था और धीरे धीरे एक आकृति बन रही थी। कौन जानता था कि तृप्ति की अभी कितनी परीक्षाएं बाकी है। कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।